Welcome to Edu Law Commerce Hub, your one-stop for law, commerce, and education insights. कभी सोचा है कॉन्ट्रैक्ट में जो डेडलाइन लिखी होती है उसकी असल में वैल्यू क्या है? क्या वो पत्थर की लकीर है जिसे मानना ही पड़ेगा, या फिर बस एक सुझाव कि भाई इस समय तक काम कर लेना? तो आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प केस की कहानी सुनेंगे जो इस सवाल की बिल्कुल तह तक जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या डेडलाइन सिर्फ एक सुझाव है? देखिए, इस कहानी के केंद्र में आखिर है क्या? एक घर का सौदा, एक डेडलाइन तय हुई, और फिर पूरे 2.5 साल की खामोशी। और इसी खामोशी से एक ऐसा कानूनी तूफान उठा जो सीधा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए चलते हैं साल 1978 में। जगह है तमिलनाडु का मदुरई शहर। यहाँ एक घर खरीदने और बेचने का एग्रीमेंट होता है, और ऑन पेपर मतलब कागज पर इसकी शर्तें बिल्कुल सिंपल, एकदम सीधी सादी लग रही थीं। देखिए, डील एकदम साफ थी। एक खरीदार थे वेरुवन, और सेलर्स थे के.एस. विद्यानंदम और उनके परिवार वाले। घर की कीमत तय हुई 60,000 रुपये। वेरुवन को 5,000 का एडवांस देना था और बाकी के 55,000 6 महीने के अंदर अंदर देकर सौदा फाइनल करना था। सुनने में तो कितना सिंपल लगता है, आसान सा सौदा है ना? पर बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना एक लीगल टर्म समझना जरूरी है। ये है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये क्या चीज है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि कोर्ट किसी पार्टी से कहती है कि भाई तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट में वादा किया था वो पूरा करो। मतलब पैसे देकर मामला रफा दफा नहीं होगा, काम पूरा करना पड़ेगा। और इस केस में खरीदार वेरवन ने कोर्ट से यही मांगा था। उन्हें पैसे नहीं, वो घर ही चाहिए। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर। वो 6 महीने की डेडलाइन आई और चली गई, लेकिन उसके बाद लगभग 2.5 साल तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सन्नाटा, एकदम खामोशी। सोचिए जरा, दिसंबर 1978 में अग्रीमेंट साइन हुआ। इस हिसाब से जून 1979 तक डील क्लोज हो जानी चाहिए थी। लेकिन खरीदार की तरफ से अगला कोई भी एक्शन, कोई नोटिस, वो आया जुलाई 1981 में। मतलब डेडलाइन के 2 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद। इतना लंबा गैप। तो सवाल ये उठता है, आखिर इन 2.5 सालों में हुआ क्या? इतनी लंबी चुप्पी क्यों? और बस यही सवाल इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि इस खामोशी को लेकर खरीदार और बेचने वाले दोनों ने कोर्ट में बिल्कुल अलग-अलग, एकदम ऑपोजिट कहानियां सुनाई। मामला और भी पेचीदा हो गए। तो देखिए, दोनों तरफ की कहानियां क्या थीं। खरीदार का कहना था, मैं तो हमेशा से तैयार था, पैसा भी था, लेकिन सेलर्स ही टाइम मांगते रहे। वो बहाना बना रहे थे कि घर में एक किराएदार है जो हाल ही नहीं कर रहा। अब सेलर्स की सुनिए। उनका कहना था, ये सब झूठ है, किराएदार तो हमारा रिश्तेदार है, वो तो कभी भी खाली कर देता। असली बात यह है कि इसके पास पैसे ही नहीं थे, और अब 2.5 साल बाद इसलिए वापस आया है क्योंकि शहर में प्रॉपर्टी के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। अब जब मामला कोर्ट पहुंचा तो वहां भी कहानी में एक नया मोड़ आया। जो लोअर कोर्ट्स थीं, उनके फैसले भी एकदम अलग अलग आए। मतलब एक कोर्ट ने खरीदार को सही माना तो दूसरी ने सेलर्स को। तो राउंड 1 में मामला गया ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट ने सेलर्स की बात पर विश्वास किया। कोर्ट को लगा कि हाँ, खरीदार सच में रेडी एंड विलिंग नहीं था सौदा पूरा करने के लिए। ये जो इतनी लंबी देरी हुई है, इसकी गलती खरीदार की ही है। तो कोर्ट ने कहा कोई डील नहीं होगी, सौदा कैंसिल। लेकिन फिर आया राउंड 2। मामला पहुंचा हाई कोर्ट, और यहाँ पूरा खेल ही पलट गया। हाई कोर्ट ने खरीदार की कहानी को सही माना और ऑर्डर दिया कि नहीं, सेलर्स को तो घर बेचना ही पड़ेगा। अब सोचिए सिचुएशन क्या है। एक ही केस, 2 अलग अलग कोर्ट्स और 2 बिल्कुल ऑपोजिट फैसले। तो अब इस गुत्थी को कौन सुलझाएगा? इस उलझे हुए मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी आई देश की सबसे बड़ी अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि आखिर सच क्या है, कौन सही है, और कानून इस बारे में क्या कहता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने अपने फैसले में लिखा कि देखिए, जो पुराने कानूनी नियम है ना, उनकी कठोरता को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, खासकर शहरी जमीनों के मामलों में। उन्होंने साफ कहा कि वो नियम उस जमाने के हैं जो प्रॉपर्टी के दाम सालों साल स्टेबल रहते थे। आज के दौर में उन्हें आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के पीछे का लॉजिक भी बिल्कुल साफ किया।
कोर्ट ने कहा, देखो ये 2.5 साल की देरी, ये सिर्फ देरी नहीं है, ये टोटल इनएक्शन है, मतलब कुछ किया ही नहीं गया। कोर्ट ने ये भी माना कि हम इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते कि शहरों में प्रॉपर्टी के दाम कितनी तेजी से बढ़ते हैं। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिमिट लिखी है तो उसका कुछ तो मतलब होना चाहिए, भले ही वो एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ना हो। कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय के बाद जब दाम इतने बढ़ चुके हैं, तब सेलर्स को पुराने दाम पर घर बेचने के लिए मजबूर करना, ये न्याय नहीं होगा, ये अनुचित होगा, ये फेयर नहीं होगा। और एक और जरूरी बात, सिर्फ इसलिए कि केस फाइल करने का 3 साल का समय है, इसका मतलब ये नहीं कि केस जीत ही जाओगे। तो इस फैसले का आगे चलकर क्या इम्पैक्ट हुआ? इससे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल सेट कर दिया कि कानून में सिर्फ टेक्निकली सही होना काफी नहीं है, फेयरनेस मतलब निष्पक्षता भी उतनी ही जरूरी है। कोर्ट को ये भी देखना होगा कि क्या फैसला फेयर है या नहीं। और देखिए, कोर्ट की ये चिंता बेवजह नहीं थी कि दाम बढ़ रहे हैं, इसका एक सॉलिड सबूत भी था। रिकॉर्ड्स में ये बात सामने आई कि जब ट्रायल कोर्ट का फैसला सेलर्स के फेवर में आया था, उसके बाद उन्होंने वो प्रॉपर्टी किसी और को 90,000 रुपए में बेच दी थी, यानी ओरिजिनल डील से पूरे 30,000 रुपए ज्यादा में। इससे साफ था कि मार्केट वाकई में बदल चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ा सबक यही है कि सिर्फ टेक्निकली सही होना हमेशा काफी नहीं होता, खास करके एक ऐसे मार्केट में जो इतनी तेजी से बदल रहा हो। वहां एक रीजनेबल टाइम के अंदर एक्शन लेना भी जरूरी है। कानूनी अधिकार के साथ साथ किसी का आचरण भी मायने रखता है। और ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां चीजें इतनी जल्दी बदलती हैं, वहां रीजनेबल टाइम या उचित समय में काम करने का आखिर मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है।